हेलो बच्चों। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है मैं मैकेनिकल से हूं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं इस संस्था में। और हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। इस समय हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के, जिसके दो तीन प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज एक नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और आज की प्रॉब्लम क्या है। टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 2 है, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 3 है। आज हम ये तीसरा प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये थर्ड है आज। प्रॉब्लम थर्ड है। ठीक है, तो और आज की प्रॉब्लम देखें क्या है। एक मिनट, इसको मैं पहले थर्ड कर दूं। आज प्रॉब्लम हमारी है तीसरी। किसका? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। ये प्रॉब्लम नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को निकालना है, तो आप आप सभी को मालूम है कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी एक फोर्स ही होगा। और एक फोर्स होने का मतलब है उसमें तीन बातें होना जरूरी हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो। ठीक है, मतलब फोर्स कितना है ये पता चल जाए। दूसरा, फोर्स किधर है, मींस डायरेक्शन मालूम चल जाए। ठीक है, डायरेक्शन की बात पता होनी चाहिए, मतलब फोर्स किधर है ये मालूम चल जाए। एक तीसरी बात और है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। लोकेशन भी अगर मालूम चल जाती है कि फोर्स हमारा और रिजल्टेंट कहाँ पे है, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाता है इस रिजल्टेंट के बारे में, है ना। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हमें लोकेशन भी निकालना पड़ता है। जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है उसमें देखा था प्रॉब्लम में हम लोगों ने कि रिजल्टेंट की लोकेशन पहले से ही मालूम होती है, इसलिए वहां पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए देखें आज की प्रॉब्लम क्या है। बहुत गौर से देखिए इसको, और क्या है, क्या पूछा जा रहा है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। ऐसा एक लैमिना है, इसको कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, ये एक लेमिना है, इस पर कुछ फोर्सेज लगे हैं, सब मिला के मुझे 4 फोर्स दिख रहे हैं। पॉइंट बी पर 80 और 80 लगे हैं। ये वाला 80 वर्टिकल है और ये वाला 80 हॉरिजेंटल है। पॉइंट सी पर 120 का फोर्स लगा हुआ है, ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, और 100 न्यूटन 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ऐसी कुछ कंडीशन दी गई है और कहा गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। चारों फोर्स को हटाकर एक फोर्स लगाएं, तो कितना लगाएं, किधर लगाएं, कहाँ लगाएं, उसी को कह रहे हैं रिजल्टेंट। ठीक है ना। तो जैसे हमेशा की तरह जैसे सब में काम किया था हम लोगों ने, उसमें भी ऐसे ही काम करेंगे। जो फोर्स इंक्लाइंड है, मतलब एक्स या वाई में नहीं है, बात समझिएगा। जो फोर्स हमारे एक्स और वाई में नहीं है, एक्स किसे कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस एक्सिस को एक्स कहते हैं और इस एक्सिस को वाई कहते हैं। ठीक है, जो इस पर नहीं है, मींस उनको हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको कह रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको कह रहे हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो देखा जाए तो ये दोनों फोर्स वाई एक, ये 80 वाई एक्सिस में है, ये 80 एक्स एक्सिस में है, इसके साथ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये दोनों फोर्स बदमाशी कर रहे हैं और ये इंक्लाइंड है, तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए पहला काम तो इनको रिजॉल्व ही कर लेते हैं। जब रिजॉल्व करने चलेंगे तो आप सबको मालूम है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, ये होगा। इसे आप कहेंगे 100 कॉस 60। ठीक है, और एक कंपोनेंट वर्टिकल जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसको आप कहेंगे 100 साइन 60। इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए किसी को। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे काम करें तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। इसको कहेंगे 120 120 कॉस 30, और इसे कहेंगे 120 साइन 30। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या है नहीं। एक बार क्वेश्चन देख लें, फोर्सेस गलत तो नहीं ले रहा हूँ मैं। 100 120 80 80, एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलिए,
इतना काम कर पाए। इतना काम कर लेने का मतलब क्या है कि अब मुझे इस 100 की कोई ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि ये इस 100 को हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि अब मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो काम ये 100 करता उसके बदले इसके दो बच्चे हो गए, ये कर लेंगे। जो काम ये 120 करता इसके बदले इसके दो बच्चे हो गए, ये कर लेंगे। तो अब सब मिला के कितने फोर्स हो गए? टू यहाँ पर, टू यहाँ पर, टू यहाँ पर, 6 फोर्सेज हो गए। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई, सारे फोर्सेज एक्स और वाई एक्सिस में लग गए, अब कोई इंक्लाइन नहीं बचा। अब हमें करना क्या है, इस पूरी बॉडी पर नेट इफेक्ट देखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना है, वर्टिकल एक्सिस में कितना है। थोड़ा सा इसको छोटा करके देखा जाए जरा, एक बार रुकिए। ठीक है, और नेट इफेक्ट देखने की कोशिश करें। कैसे देखेंगे नेट इफेक्ट? देखिए, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स ये बताता है कि 6 फोर्सेस दिख रहे हैं, उनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने का तरीका क्या है? सिग्मा एफ एक्स को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर सभी बलों का बीजगणितीय योग। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जो फोर्स राइट लगे होंगे प्लस एक्स डायरेक्शन में, उसको प्लस लेंगे, और जो लेफ्ट लग जाएंगे उनको माइनस देखा जाए, और उसके बाद सबको जोड़ दिया जाए। तो यही काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, कौन से लेफ्ट लगे हैं, कौन से राइट लगे हैं। तो पहले राइट वाला देख लें। तो मुझे तो राइट में पूरी बॉडी पर देखिए, किसी पॉइंट पे नहीं, पूरी बॉडी पर राइट में लगने वाला फोर्स एक ये दिख रहा है, 80। तो इसका मतलब प्लस का तो हो गया 80। ठीक है, और लेफ्ट में देखा जाए तो एक 100 कॉस 60 दिख रहा है और एक 120 कॉस 30। ठीक है ना, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो -100 कॉस 60 और -120 कॉस 30, -120 कॉस 30। ठीक है ना, चलिए इसको मैं कैलसी से आपके साथ निकालता हूं, आप भी कोशिश करिए इसको निकालने की और देखते हैं कितना आता है। तो भाई 80 -100 कॉस 60 -120 कॉस 30, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 73.92 न्यूटन। सारे फोर्सेज अगर न्यूटन में दिए हैं तो सबको न्यूटन मिलेंगे, तो न्यूटन है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। ठीक है ना, ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार करके, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई। ठीक है, सही है, 73.92 न्यूटन। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ एक्स। इसने हमें ये बताया कि हॉरिजेंटल में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट इफेक्ट क्या है, 73.9 न्यूटन, लेकिन माइनस में है। माइनस हमें ये बताता है क्योंकि इस तरफ लेते हैं तो प्लस होता है, तो अगर इस तरफ लेंगे तो इसे हम माइनस एक्स कहेंगे। तो इसका मतलब 73.92 न्यूटन का फोर्स इस पूरी बॉडी पर लेफ्ट साइड में लग रहा है। ठीक है, मतलब अगर खाली हॉरिजॉन्टल की बात किया जाए तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों फोर्स मिलकर इस बॉडी को इस तरफ मूव करना चाहते हैं। इसने हमें ये इंफॉर्मेशन दिया। ऐसे ही जरा सिग्मा एफ वाई निकाला जाए। सिग्मा एफ वाई के साथ देखा जाए क्या हुआ। तो सिग्मा एफ वाई मतलब एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव माना जाए और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव माना जाए, जो भी आता है उसको सम किया जाए। देखिए जरा, तो मिलता क्या है, अपवर्ड क्या फोर्स लग रहे हैं, तो अपवर्ड भाई दिख रहा है ये 100 साइन 60, ये अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा डाउनवर्ड क्या है, तो ये वाला 80 है और इधर 120 साइन 30। आइए देखा जाए, तो अपवर्ड है प्लस का 100 साइन 60 -80 एंड -120 साइन 30। ठीक है ना, ये आपको सिग्मा एफ वाई दिखाई पड़ रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी कैलसी निकालिए आप भी, मैं भी करता हूँ। 100 साइन 60 -80 -120 साइन 30 इक्वल टू, ये दिखाई पड़ रहा -53.39, -53.39, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू
53.39 53.39 न्यूटन। अच्छा, ये भी माइनस का आ गया, तो इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए जरा। वो प्लस तब मानते हैं जब ऊपर जाता है, प्लस होता है ऊपर वाला, माइनस होता है नीचे वाला, मतलब सबको मिलाकर इसका जो नेट इफेक्ट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। मींस क्या हुआ कि इस ट्रायंगुलर लेमना को, इस पर एक टेंडेंसी मूव करने की इधर है, दूसरी टेंडेंसी इधर है। इसका मतलब इस लेमना पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स एक्सिस में, और एक सिग्मा एफ वाई माइनस वाई एक्सिस में। इसी बात को अगर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें, तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम सिग्मा एफ एक्स को छोटा सा मान के एक पॉइंट मान लें, इस पूरे लेमना को एक पॉइंट मान लें, और उस पॉइंट पे हम फोर्सेस को दिखाना चाहें, तो कैसे दिखाएंगे जरा देखिए। तो ये मैं मान रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसी को कह रहे हैं ये लेमना है, छोटा सा, सबको समेट के बटोर कर दबा कर एक पॉइंट पे कर दें। इस लेमना पर दिखाई क्या पड़ रहा है कि दो फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस में, इसी को आप नाम दे रहे हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। और वैल्यू कितनी है 73.92, 73.92। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने माइनस वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि माइनस ने जो मुझे बताया था कि लेफ्ट साइड लगाना, मैंने कर तो दिया है। अब इस डायग्राम में माइनस अगर मैंने लगा दिया, तो ये फोर्स फिर से घूम के इधर चला जाएगा, है ना। तो इसमें माइनस इसलिए हम नहीं लगाएंगे। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई क्या कह रहा है, ये भी माइनस है। ये कितना है 53.39, 53.39, और इसको कहा जा रहा है सिग्मा एफ वाई, इसको कह रहे हैं सिग्मा एफ वाई। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब करना क्या है कि हमें इस लेमिना पर दो फोर्स लग रहे हैं, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है कि ना तो ये लेमिना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो कहीं बीच में से जाएगा। तो बीच में जाएगा तो कहाँ से जाएगा, तो इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही यूज करेंगे, और क्या करेंगे। चलिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो इससे एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करें। ऐसे एक लाइन खींचेगी, यहाँ से दूसरी लाइन खींचेगी, और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम क्या बनेगा, 90 एंगल पे है तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा तो अब आप कहेंगे इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, डायगोनल ये इसका रिजल्टेंट बताएगा, और माइनस एक्स एक्सिस से जो ये एंगल होगा इसका डायरेक्शन बताएगा। अल्टीमेटली ये निकाल लेंगे तो हम कह पाएंगे कि ये बॉडी थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ जाएगा, और यहां से इसका जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। माइनस एक्स से अल्फा एंगल पर नीचे की तरफ जाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, अब सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई की मदद से हम आर और अल्फा निकाल लेते हैं, आर और अल्फा निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाए भाई। आइए, तो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर, सॉरी, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आर निकाला जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहां से नहीं देखेंगे, माइनस माइनस छोड़ेंगे, डायग्राम से देखेंगे। सिग्मा एफ एक्स है 73.92 होल स्क्वायर प्लस 53.39 होल स्क्वायर, ये आया। यहाँ से अगर आप आर निकालेंगे तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए, कैलसी उठाइए भाई आप भी, और आर की वैल्यू आ जाएगी 91.19, 91.19 न्यूटन। ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसने हमें बताया फोर्स कितना है, इसने बताया कितना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किधर है। तो किधर है के लिए क्या बताया गया, हमें डायरेक्शन निकालना है। टेन अल्फा निकाल लेते हैं, और टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू सिखाया गया है पिछले कई लेक्चर्स में कि टेन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स।
तो सिग्मा एफ वाई कितना है, दैट इज 53.39 डिवाइड बाय सिग्मा एफ एक्स 73.92। यहाँ से आप अल्फा निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं अल्फा निकाल के भाई कैलसी में। तो शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट 53.39 डिवाइड बाई 73.92, ठीक। ये फाइनली आता है अपने पास 35.83 डिग्री, 35.83 डिग्री ये आ जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो सकती है जैसे आपसे होती है, तो एक बार जरूर इसको कैलसी में चेक करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल दिया रिजल्टेंट, है ना। इस रिजल्ट को हमने यहाँ रख के रखें कि हमें आर मिल गया, आर कितना मिल गया, दैट इज 91.19 न्यूटन, और अल्फा मिल गया दैट इज 35.84, है ना। इस डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला अल्फा मिला है, ठीक है ना, ये हमें अल्फा मिल गया। इसने हमें बता दिया कि किधर बॉडी किधर मूव करेगी, तो भाई -x से 35 डिग्री नीचे की तरफ ये बॉडी मूव करेगी। चलिए अब एक काम क्या बचा है, क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द रिजल्टेंट एंड लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ए। अब ये तो क्लियर हो गया रिजल्टेंट ये है, लेकिन ये पॉइंट ए के ऊपर है, पॉइंट ए के इधर है, बॉडी के बीच में है, बॉडी के राइट साइड में है, जहां पर भी है ऐसे ही है, मतलब ये लाइन पैरेलल ही रहेगी, कहीं पर रहे, बस कहीं पर रहे वही हमें निकालना है कि कहाँ पर है ना। आइए थोड़ा सा इसको बोर्ड को सॉल्व करें, साफ कर दें और फिर देखें कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने ये डाटा रखा हुआ है, इस डाटा के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से साफ करते हैं, नहीं तो कुछ और साफ हो जाएगा। चलिए और हाँ, ठीक इतना हो गया। अब आते हैं थोड़ा बोर्ड को बड़ा करते हैं और समझते हैं कि करना क्या है। ये है, हाँ ठीक, ये सामने आ जाता है, ठीक है बेटा, दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि रिजल्टेंट जहां भी है इस तरीके से है, और वैल्यू कितनी थी, वैल्यू 91.19 35.84। तो थोड़ा सा हम बना ही लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्टेंट हमारा पॉइंट ए से इस तरफ है और ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इधर मान लें, क्योंकि मेरे पास इस साइड में स्पेस बाकी है, आपकी कॉपी में अगर स्पेस इधर हो तो आप इधर मान सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे मान ले रहा हूं कि मेरा रिजल्टेंट जो आर है वो इस टाइप से डाउनवर्ड है, ये आर है। और अगर इस लाइन को मैं बढ़ाने की बात करूं, किस लाइन को, पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस है, तो पहले तो पॉइंट ए से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो पॉइंट ए से डिस्टेंस मान लेते हैं ये, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज एक्स, है ना, इसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। इसी डिस्टेंस को तो निकालना है ना, इसी डिस्टेंस को निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये पता देना है, ठीक है। अच्छा वो जो आपसे एंगल पूछा गया था, ये जो आंसर आया था, आंसर कितना आया था भाई, आंसर देखिए कितना आया था, इसको लिख लेते हैं। इस आर की वैल्यू क्या है, इस आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू कितना है 91.19, और अल्फा कितना था 35.84। 35.84 का मतलब क्या है, 35.84 मतलब क्या है, इस लाइन से ये जो एंगल दिखाई पड़ रहा है ये एंगल 35.84 डिग्री है, ठीक है ना। अब अपना डायग्राम बनके रेडी हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्स को निकालने की तरफ। चलो भाई, भाई बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये डायग्राम, ठीक, चलिए ठीक। आइए अब इसमें काम कौन करेगा, हेल्प हमारी कौन करेगा, हमारी हेल्प करेंगे वैगनन साहब। कौन करेंगे, एक साहब थे, इनकी थ्योरम को हम लोगों ने पढ़ा था वेरिग्नन्स थ्योरम के नाम से, वेरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि अगर मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट निकालने के दो तरीके हैं, चाहे सारे बच्चों का मूवमेंट निकाल लें या उनके पिताजी का मूवमेंट निकाल लें। तो बच्चे कौन हुए, जितने फोर्सेज यहाँ लगे हैं सब इनके बच्चे हो गए, और पिताजी कौन है, ये रिजल्टेंट पिताजी है, ठीक है ना।
उन्होंने कहा कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालना हो तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो दो तरीके हैं, या तो रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल लें, रिजल्टेंट इनटू उसकी जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो डी ले लेते हैं, या एक तरीका और है कि आप इंडिविजुअल फोर्सेज ले लीजिए, है ना। एफ आई डी आई मैं लिख रहा हूँ, आई इसलिए लिख रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखते चलिए। तो F1 D1 F2 D2 F3 D3 सब मूवमेंट लेने के बाद इनको सम कर दीजिए, एल्जेब्रिकली सम कर दीजिए। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो उनको पॉजिटिव ले लीजिए, जो एंटी क्लॉकवाइज हो उनको नेगेटिव ले लीजिए। ये फॉर्मूला ब्रैगनन साहब ने बताया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर में किया है। ठीक है, देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये जो बीच का ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई पॉइंट आप भर सकते हैं, आपकी मन का मर्जी है, आप पॉइंट ए ले लीजिए, आपकी मर्जी है पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट कोई भी पॉइंट। हम क्या करते हैं, मुझे ठीक लगता है ये पॉइंट लेना, इसलिए मैं हमेशा ये पॉइंट लेता हूँ। किसी भी बच्चे को और कोई पॉइंट लेना हो तो ले ले, इस पॉइंट का नाम मैं बता रहा हूँ ओ। ठीक है ना, और मुझे ठीक लगता है मैं लेता हूँ, है ना। बुक देखेंगे तो कभी पॉइंट ए लिखा होगा, कोई बी लिखा होगा, सबके अपने अपने हैं। आंसर हमारा ए पॉइंट से उतना ही आना चाहिए बस। ठीक है, आइए मूवमेंट देखते हैं। तो पॉइंट ओ के अबाउट पहले पिताजी का मूवमेंट लें। अब पिताजी पॉइंट ओ से ही गुजर रहे हैं, रिजल्टेंट जो है पॉइंट ओ से ही गुजर रहा है। तो आप अगर कहेंगे कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, यहाँ मैंने ओ लिख दिया, तो रिजल्टेंट तो ठीक है, कितना भाई पिताजी 91.1, 91.19 तो है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट ओ से ही गुजर रहे हैं तो इसका पॉइंट ओ से डिस्टेंस जीरो हो गई, तो ये वैल्यू हो गई जीरो। तो पिताजी का मूवमेंट जीरो हो गया, बात खत्म। अब आते हैं बच्चों के मूवमेंट पे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा यहीं पे इस प्रॉब्लम में दिक्कत आने वाली है। पहला फोर्स क्या दिखा आपको, 100, इसको आप रिजॉल्व कर चुके हैं, 100 cos 60, 100 sin 60, तो 100 तो रिजॉल्व हो गया। इसके दो बच्चे हुए तो 100 cos 60 तो यहीं से गुजरा, इसका मूवमेंट भी जीरो हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पिताजी का हो गया था, डिस्टेंस जीरो हो गया। 100 sin 60 देखते हैं तो 100 sin 60 ऊपर लग रहा है, और क्योंकि 100 sin 60 ऊपर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की इस पॉइंट से कितनी होगी, x होगी, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखेंगे, -100 sin 60 इंटू x। ये पहला मोमेंट आपने निकाल के रखा, किसका रखा, 100 sin 60 इंटू x, ये पहला मोमेंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मोमेंट की। पॉइंट ए पर दो फोर्स लगे थे, इसका जीरो हुआ, इसका इतना हो गया, बात खत्म हो गई। पॉइंट सी पर देखा जाए तो 120 cos 30 रिजॉल्व कर लिया, 120 cos 30 तो यहीं से गुजरा, पिताजी की तरह ये भी जीरो हो गया। अच्छा, 120 sin 30 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है, ये फोर्स और सी से लेकर पॉइंट ओ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक x है, और ए से सी तक कितना है, तो दिया गया है कि सारी भुजाएं बराबर हैं, 100 मिलीमीटर है, तो आप लिखेंगे x प्लस 100। लेकिन ये कैसे इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 120 साइन 30 इंटू एक्स प्लस 100। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अंतर क्या आया, ये माइनस का था, ये प्लस का है। ठीक है, ये जो है दूसरे फोर्स का मोमेंट आ गया। ठीक, पॉइंट सी भी खत्म हो गया। अब जरा पॉइंट डी पर आते हैं, पॉइंट डी पर बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना, पॉइंट डी पर आते हैं, पॉइंट डी सॉरी बी पर, पॉइंट बी पर एक फोर्स लगा है 80। ठीक है, और अगर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को हम देखें, बल की क्रिया रेखा को देखें, तो बल की क्रिया रेखा कैसे दिखाई पड़ती है कि यहां से अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये फोर्स कुछ इस लाइन पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, दिखा आप लोगों को। ठीक है ना, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ओ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से लेकर पॉइंट ओ से लेकर, पॉइंट ओ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें देखना है ना। तो इतना तो मालूम है x है, अभी हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगाइए, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो शीर्ष से जो वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो बेस को हाफ करेगा। वो बेस को हाफ करने का मतलब क्या हुआ
कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी 100 है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 50। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस 50। और ये कैसे इसको रोटेट करेगा, तो बेटा ये भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। आप लिखेंगे प्लस, फोर्स कितना है 80, डिस्टेंस कितनी हो गई, ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 50, ये हो गया x प्लस 50। ठीक है ना, यहां तक पहुंच गए। अब एक फोर्स और बचा है, दैट इज 80। ठीक है ना। अब इस 80 का मूवमेंट देखना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा गौर करिएगा, सबसे जो प्रॉब्लम देने वाली है, दिखाई पड़ने वाली चीज यही है, लेकिन आसान सी है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आइए देखा जाए। ऐसा करते हैं ना, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसे मिल जाता है। ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो पॉइंट ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो लीजिए भाई, परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो एक्चुअली मुझे तो डिस्टेंस ये चाहिए, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, आपको जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की है। और ये डिस्टेंस यहाँ तो मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ देखें ज्योमेट्री में तो ट्रायंगल की जो हाइट है ये वही डिस्टेंस है। तो अल्टीमेटली क्या बचा कि अगर हम ट्रायंगल की हाइट को कैलकुलेट कर पाएंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। फोर्स तो मालूम ही है, फोर्स कितना है भाई, फोर्स तो क्लियर है, फोर्स कितना है 80 है प्लस, है ना। कैसे घुमाएगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को ये ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने प्लस लिखा। तो फोर्स तो हो गया 80, अभी केवल बचा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखना है, आइए थोड़ा सा बोर्ड के उस साइड चलते हैं और इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करके तब इधर आते हैं। ठीक है ना, आइए चलिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए, हाफ ट्रायंगल देखिए, अगर आप हाफ ट्रायंगल को देखने की बात करेंगे तो कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ऐसे दिखाई पड़ेगा हाफ ट्रायंगल। जिसमें आपको ये मालूम है कि ये कितना है 100 और ये कितना है, 100 का हाफ हो गया था तो ये हो गया था 50। ठीक है, ये इसकी हाइट मान लेते हैं h। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप लिखेंगे क्या, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। और यहां से आपको एच भी मिल जाएगा अंडर रूट 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। चलिए जरा देख लेते हैं कैलसी में, आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी देख लेता हूँ कि एच कितना आ रहा है, इसका हाइट कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया 100, रुकिए जरा, ठीक है, 100 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, माइनस माइनस 50 स्क्वायर, माइनस 50 स्क्वायर। तो ये वैल्यू ब्रैकेट के अंडर के अंदर आती है ऐसे 7500। तो इसी का अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 86.60। फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 86.60 इसमें दिया था मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर, ये वैल्यू निकाल के हम लोगों ने रखा इसमें। ठीक है, ये आपको हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, हाइट निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ से इसको निकाल के रख लिया। ठीक तो है, 86.60। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभी 86.60 हमारे पास आ चुका है, हाइट मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बस उसी 86.60 से मल्टीप्लाई कर देना है, अपने इक्वेशन पे आ जाएं फिर से। ये क्या हो गया 86.60, है ना, दिस इज 86.60, ऐसे कुछ आया था ना। तो एक लास्ट वाला मोमेंट ये आ गया, सारे फोर्सेस का मोमेंट आ गया, ये हमारी एक बड़ी सी इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो इसमें केवल और केवल x ही अननोन है और कोई अननोन नहीं है।
इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद x का एक आपको एक आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी इक्वेशन को मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, तो x की वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा प्लस या माइनस उसको सही मानेंगे। आंसर जो मेरे पास है मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन चेक करना आपका काम है। इसमें जो मेरे पास पॉइंट ए से दिया गया है वो दिया गया है एस की वैल्यू 317.08, 317.08। ठीक है, और ये राइट ऑफ ए के राइट मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, -317.008, 317.008 इतने मिलीमीटर आएगा, है ना। माइनस आया, माइनस होने का मतलब क्या है कि जो मैंने ट्रायंगल के लेफ्ट में इसको माना है, लेफ्ट में ना होके ये राइट में होगा, है ना। इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस राइट पे होगा तो 100 ये हो गया, तो 217 मिलीमीटर और इधर होगा, कहने का मतलब खाली इतना होगा। ठीक है, तो एक बढ़िया प्रॉब्लम थी ये। इस प्रॉब्लम को अगर आप एक या दो बार देखेंगे, लेकिन इसको चेक जरूर करना है। मैं इस पे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हूँ कि इसको चेक करिएगा जरूर, चेक इट। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये प्रॉब्लम करके अच्छा लगा आपके साथ। और फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे, जिससे कि आप अपने जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कि ट्यू का बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है सबको आप बेहतर कर पाए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट विशेष, थैंक यू।